Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new video जहाँ पे हम यूपीएससी सीएससी की स्ट्रैटेजी को डिकोड कर रहे हैं फॉर यूपीएससी मेंस। तो हमने यूपीएससी के पूरे स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसीजर को देखा है ना। पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट किया था, प्रीलिम्स देखा था, फिर रिसोर्सेज देखे थे, फिर प्रीलिम्स के रिसोर्सेज को डिकोड किया था, फिर जीएस मेंस के सिलेबस को हम डिकोड कर रहे हैं। एसेज को हमने देखा कि कैसे हम ब्यूटीफुल एसेज लिख सकते हैं, कैसे हम फिलोसफल एसेज को टैकल कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरी एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम A to Z आपको सारी चीज़ बता देंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, वर्ड टू वर्ड, सिलेबस बाय सिलेबस की कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जीएस, पर्टिकुलर जीएस में हम आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हैं। जीएस 1 और जीएस 2 के लिए हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम देखेंगे जीएस 3 के बारे में। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 को कैसे इसके आंसर्स को कैसे लिखना है वो हम आज देखेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज लेक्चर्स टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल, ताकि हम और ग्रो कर पाएँ आपके साथ और आप भी हमारे साथ ग्रो कर पाएँ। एंड इसके साथ साथ हमने इकोनॉमिक्स का चैलेंज लॉन्च किया है, मास्टर इकोनॉमिक्स इन 7 डेज़। तो इसमें हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज करा रहे हैं। लास्ट टाइम 80% ऑफ द क्वेश्चंस इसी कोर्स से आए थे एंड इट इज़ ऑल फ्रीली अवेलेबल। फिर से बोल देता हूँ, फ्रीली अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com। तो वहाँ पे जाएंगे आप स्टडी चैलेंज में, तो वहाँ पे जाके आपको इकोनॉमिक्स का चैलेंज मिल जाएगा। यू हैव टू ज्वाइन दैट एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट इन 7 डेज़। हर एक मॉड्यूल के बाद एक क्विज़ है। आप उस मॉड्यूल को तभी आगे बढ़ पाओगे, उस मॉड्यूल से जब आप क्विज़ के सारे क्वेश्चंस को सही आंसर कर पाओगे, तभी आगे पढ़ पाओगे। तो इससे हमने ये इंश्योर किया है कि जो 7 दिन में इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लेगा उसको हम हम फ्यूचर कोर्सेज पर डिस्काउंट देंगे। तो डोंट फॉरगेट, don't miss this opportunity to master economics as well as get discounts on our new courses. थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ हमने CSAT विद PYQs का भी कोर्स लॉन्च किया है एट 499 रुपीज़। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर वीक इन CSAT और आपको लगता है कि आप PYQs को पिछले साल के जितने भी 6 साल के PYQs हैं 2016 से लेकर 2021 तक के, उसको करके आपको अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि इसमें हम बैकग्राउंड थ्योरी भी कवर करते हैं, प्रैक्टिस शीट्स भी देते हैं। तो इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, हमारे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, इन कोर्सेज़ के ऊपर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो चलिए आज हम आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और यूपीएससी सीएससी 2023 के स्ट्रैटेजी को देखते हैं, जहाँ पे हम जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की बात कर रहे हैं, है ना। चलो, तो हमने प्रीलिम्स का देख लिया था कि प्रीलिम्स का रिसोर्सेज क्या हैं, प्रीलिम्स को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मेंस में हम अभी ऑल एट प्रेजेंट हैं और मेंस में भी हमने एसए और जीएस पेपर 2 को देख लिया है। जीएस पेपर 2 के साथ जीएस पेपर 1 को भी हमने देख लिया है ना। अब हम आज बात करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के बारे में, ठीक है। चलो, तो जो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का पेपर है उसका जो सिलेबस आप देखोगे तो उसको हम 5 टॉपिक्स में कैटेगराइज कर सकते हैं पूरे सिलेबस को। कौन कौन से हैं वो 5 टॉपिक्स? एक है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी मतलब, एक है सिक्योरिटी, एक है एनवायरनमेंट, एक है डिजास्टर मैनेजमेंट और एक है साइंस एंड टेक। इन 5 पार्ट में पूरा सिलेबस जीएस 3 का डिवाइडेड है, ठीक है। अब अगर आपके पास अभी सिलेबस नहीं है तो सिलेबस रख लो अपने पास और देखते चले जाओ कि कैसे हम कर रहे हैं इस चीज़ को, है ना, ताकि आगे आसानी हो आपको। तो इकोनॉमी से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके सारे पिलर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमी से अगर हम स्टार्ट करें तो इकोनॉमी में हमको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हम देखते हैं। तो इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा कोई घुमा के चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस ही रहते हैं, है ना। तो इसमें आपको करना क्या है इकोनॉमिक्स में, एक तो आपके पास हाथ में डेटा होना चाहिए रिलेटेड टू द क्वेश्चन। जैसे मान लो जीडीपी पे क्वेश्चन है तो जीडीपी का डेटा आपको होना चाहिए। डेफिसिट पे क्वेश्चन है तो फिजिकल डेफिसिट का आपको डेटा पता होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में फिजिकल डेफिसिट का क्या ट्रेंड रहा है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अब चीज़ आती है कि ये आप लाओगे कहाँ से और आंसर में इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अगर आप बिगिनर हो इकोनॉमिक्स में, आपने अपने कॉलेज लेवल में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, तो क्या करो कि इकोनॉमिक सर्वे जो आता है उसको एक बार रीड कर सकते हो, है ना। उससे थोड़ा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको मिलेगी, है ना। नहीं तो आप अपने कोर्सेज में इकोनॉमिक्स तो पढ़ते ही हो। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, पूरी इंडियन इकोनॉमी का स्नैपशॉट मिलेगा कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में इंडिया की, जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा।
उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे में ही चैप्टर वाइज जो होता है उसमें चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स रहते हैं, उसको आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली कैसे लिखे जाते हैं, है ना। तो वो आप डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से देख सकते हो, कुछ पसंद आए तो डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो, है ना। इकोनॉमिक सर्वे से ही आपको सारे डेटा भी वगैरह भी मिल जाएंगे कि जीडीपी ऐसा रहा था, है ना, हेल्थ में इतना एक्सपेंडिचर था, है ना। ये इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा बजट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में भी डेटा होता है, इकोनॉमिक सर्वे में भी डेटा होता है। तो बजट में रीसेंट एलोकेशन पता चलते हैं आपको, है ना। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बजट में भी आपको ये सब देखना है कि फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का ट्रेंड किस टाइप का रहा है, जीडीपी ग्रोथ कैसा रहा है, पर स्टेट वाइज एलोकेशन कितना है, पिलर वाइज एलोकेशन कितना है, हेल्थ में कितना सरकार ने पैसा दिया, है ना, डिफेंस में कितना खर्चा कर रही है सरकार, है ना, और एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रही है। ये जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इन सब पे आपको पता होना चाहिए, डेटा होना चाहिए आपके पास कि इसमें अच्छा हेल्थ में अभी बढ़ा है 135%, है ना, और एजुकेशन में हम बहुत कम दे रहे हैं, R&D में इतना खर्चा कर रही है, जस्ट अ मिनट, R&D में इतना खर्चा कर रही है सरकार, है ना। तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख ली है इसके, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे का ही, जब आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन। और देखो, कभी भी कोई डाउट आए इस चीज़ में कि भाई इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखना है, तो हमेशा इंटरनेट पे जाओ, टॉपर की कॉपीज़ को डाउनलोड कर लो। हर जीएस पेपर का ये फंडा है कि कहीं भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखें, है ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हो नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखें, तो जाओ भाई इंटरनेट पे जाओ, वहाँ पे टॉपर्स की कॉपी है, डाउनलोड करो, पर्टिकुलर जीएस पेपर की कॉपी डाउनलोड करो, मिले तो ठीक है, जनरली मिली जाती, नहीं भी मिलती है तो फिर और रिसोर्सेज आते हैं हमारे पास। अब जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे है, आपको पता है सरकार ने इस टाइप का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कंक्लूजन इस टाइप का लिखा है, तो एक ब्रॉड आइडिया तो आपको मिल गया ना कि इस टाइप का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है ना। तो उस टाइप से आप कंपेयर कर सकते हो, टॉपर्स के आंसर्स देख सकते हो कि उन्होंने कैसे लिखा था, वो चीज़ें इनकलकेट कर सकते हो। ये प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, हमें हर कुछ टेबल पे रख के नहीं मिलेगा ना, खुद से कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे लिखना है। मेरा काम है आपको गाइड करना सही डायरेक्शन में कि कैसे हो सकती है ये चीज़। तो मैं आपको, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन आप कंक्लूजन आप कहाँ से देख सकते हो, ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से देख सकते हो। मेजर जो डेटा है उसमें जो आप डेटा कोड डालते हो, शुरुआत स्टार्ट करते हो इंट्रोडक्शन की डेटा से, है ना, तो वो डेटा आपको कहाँ से मिल सकता है, इकोनॉमिक सर्वे से मिल सकता है, बजट से मिल सकता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं, करेक्ट, समझ में आ रहा है। इसके बाद स्टार्टिंग आंसर्स मैंने आपको बताया, जब भी आप आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक फैक्ट कोड करो, डेटा कोड करो, स्पेशली इकोनॉमिक्स में तो ऐसा है ना, इकोनॉमिक्स में डेटा इंपॉर्टेंट है, तो आप डेटा को कोड करो, है ना। जो भी क्वेश्चन में मान लो जीडीपी पे क्वेश्चन है ना, तो जीडीपी का पिछले ट्रेंड क्या रहा है ना, ग्रोथ रेट क्या रहा है ना, वो सब आपको कोड करना पड़ेगा वहाँ पे, तभी इम्पैक्टफुल आंसर बनेगा। अब ये डेटा आप कहाँ से ले सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे से ले सकते हो, बजट से ले सकते हो, न्यूज़ में आता रहता है, नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, वहाँ से ले सकते हो। तो ये मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिया। अब एक एग्जैक्ट डेटा तो बताऊंगा नहीं, है ना, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक आपकी प्रिपरेशन स्पेसिफिक हो जाएगा कि आपको क्या डेटा चाहिए, है ना। तो मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिया कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, न्यूज़ और नीति आयोग के रिपोर्ट्स, यहाँ सबसे आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसका डेटा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, डेटा गैदर करके एक जगह पर रखना है और उसको बेसिकली लिखना है अपने आंसर्स में, प्रैक्टिस करनी है उसको आंसर वाइज, ठीक है। गैदर डेटा रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स टॉपिक वाइज इन अ सेपरेट सेक्शन एंड रिवाइज। तो आप जब देखो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कितनी बार बोला, रिवीजन इज़ द की टू क्लियरिंग यूपीएससी। रिवीजन 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 रिवीजन, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। अभी क्या है, देखो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ना वो डिवाइडेड है चीज़ों में, उसमें आप पिलर्स देखोगे जब पूरा देखोगे मेंस का सिलेबस, तो उसमें डिवाइडेड है। तो हर एक पार्ट के लिए आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए, हर एक पार्ट के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। हर एक पार्ट के लिए आपके पास 250 वर्ड की चीज़ प्रिपेयर्ड होनी ही चाहिए, ठीक है। और मैंने जब प्रीलिम्स का रिसोर्सेज डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको एक बुक भी बताई थी, है ना वो बुक भी आप रेफ़र कर सकते हो। और ये बुक कौन सी है, जाके प्रीलिम्स वाला लेक्चर देखो, दोबारा नहीं बताएंगे, प्रीलिम्स वाला लेक्चर देखो, वहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगी जिसमें इसी टाइप से, मतलब सिलेबस का हर एक पार्ट जो है उसके 250 वर्ड लिखे हुए हैं, है ना। तो ये आपको बुक वहाँ से मिल जाएगी। और हमने ये जो बुक है वो फ्री मटेरियल्स में डाली हुई है अपने ही वेबसाइट पे, स्कैन्ड कॉपी। अगर आप परचेज़ नहीं करवा रहे हो तो स्कैन्ड कॉपी भी पड़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो रिसोर्सेज हैं, बस आपको जाके पढ़ना है और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ना है ना।
अब इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि देखो, अब जैसे मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक्स में ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, आप प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड करोगे कि भाई अभी क्या स्टेटस है इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर का, है ना। हेल्थ पे सरकार कितना खर्चा करती है, रोड्स वगैरह पे कितना खर्चा कर रही है ना। इसके बाद एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, ये सब आप चीज़ें कोट करोगे, है ना। बजट में कितना एलोकेशन दिया गया है इन सारे सेक्टर्स को, है ना। ट्रेंड क्या रहा है पिछले पास्ट ईयर्स में, है ना, वो सब आप देखोगे। ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा, बजट से मिलेगा, ठीक है। जीडीपी पे अगर क्वेश्चन है तो आप जीडीपी ग्रोथ रेट को कोट करोगे कि भाई रिसेंट ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट ऐसा रहा है हमारा, है ना। पिछले 5 साल को अगर हम कंपेयर करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा है ना। कोरोना को हटा के बोल रहा हूँ, तो मतलब आप समझ गए कि कैसे कोट करना है डेटा आपको, है ना। उसके बाद एमएसएमई पे डेटा है तो आप एमएसएमई का इंपॉर्टेंस शो करो कि भाई एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, जीडीपी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का, एक्सपोर्ट्स में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपका थोड़ा वेट आएगा आंसर में, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिसिट पे क्वेश्चन है तो फिजिकल डेफिसिट का डेटा कोड करो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के फिगर्स कोड करो। तो ये सब मेजर जो चीज़ें हैं, मेजर जो हेड्स है वो आपको याद होने चाहिए। इंडिया का एक्सपोर्ट कितना हुआ है, इंपोर्ट कितना हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कितना है, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी हाल ही में पॉजिटिव था, है ना, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि रिसेंट में इट शॉर्ट अप बिकॉज ऑफ और करंट अकाउंट सरप्लस, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इस टाइप से आप चीज़ें करोगे। उसके बाद हर एक जीएस के पेपर में मैं आपको बताता हूँ कि फिगर्स, डेटा और फैक्ट्स, इन सबको कोड करना है। फिगर्स यूज़ करनी है आपको इकोनॉमिक्स में, है ना। जैसे मान लो कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे फिजिकल डेफिसिट है ना, तो अब फिजिकल डेफिसिट का आप डेटा तो कोड कर रहे हो, उसके साथ आप क्या कर सकते हो कि एक ऐसे हिस्टोरिग्राम बना सकते हो। आप ऐसे दिखा सकते हो कि भाई फिजिकल डेफिसिट जो है वो शॉर्ट अप कर गया टू समथिंग 9 पॉइंट समथिंग %, है ना। और पीस हमारा टारगेट कितना था, हमारा टारगेट होता है 3% के आसपास रखना इसको, है ना, बट इट शॉर्ट अप क्योंकि कोरोना वायरस आ गया था, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा करनी थी, बट नाउ इट इज़ एस्टिमेटेड टू गो बैक अगेन टू द नॉर्मल लेवल्स, है ना। इस टाइप से आप ऐसे करके बना सकते हो, क्या हिस्टोग्राम टाइप का बना सकते हो, है ना। यहाँ पे लिख दो ग्रोथ रेट ऐसे करके, है ना। तो इस टाइप से आप बना सकते हो, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। ऐसे ग्राफ आप बाकी चीज़ों में भी प्लॉट कर सकते हो। ये तो फिजिकल डेफिसिट का एक एग्जांपल दे दिया, जीडीपी ग्रोथ रेट में भी ऐसे कर सकते हो आप, है ना। मार्केट बोरोइंग्स हैं, ये सारे इन्फोग्राफिक्स आपको कहाँ मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ते हो अच्छे से तो, या फिर बजट पढ़ते हो अच्छे से, तो उसमें देखा होगा कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं, यहाँ पे एक अलग इंडेक्स रहती है, यहाँ पे अलग रहती है ना। ऐसे दिखा होगा आपको, बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग्स सबसे ज़्यादा रहती हैं सरकार की, है ना। फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स है ना। तो ये सारा डेटा वहाँ से आपको मिल जाएगा इस टाइप से। तो बनाओ, जब ये डेटा पढ़ा है तो बनाओ एग्जाम में जाके, है ना। ये आपको बताएगा कि भाई गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग हो कहाँ से रही है, जो गवर्नमेंट फाइनेंस को जो डेफिसिट को फाइनेंस कर रही है वो कहाँ से कर रही है मेजॉरिटी। तो ये सब आपको वहाँ दिखा सकते हो आप। वो देखा ना बजट में ऐसे रुपए जैसा आता है कॉइन, उसमें दिखाते हैं कि इतना रुपए, 1 रुपये में से इतना यहाँ पे चला गया, इतना यहाँ पे चला गया, इतना यहाँ पे चला गया। तो आप भी बना सकते हो ये सब डायग्राम वहाँ पे, है ना। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने बनाया तो हम नहीं बना सकते, हम भी बना सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई जो सरकार का रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है वो जा कहाँ रहा है एग्जैक्टली, है ना। मेजर ही बता दो, सारे मत बताओ, मेजर बता दो, समझ में आ रहा है। तो ये सब आप बना सकते हो, वहाँ पे अलग इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर पे, है ना। तो ये इन्फोग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से। पीआईबी की वेबसाइट पे जाओ, पीआईबी की वेबसाइट में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जब इकोनॉमिक सर्वे और ये आते हैं बजट, तो पीआईबी खुद से ही अपने इन्फोग्राफिक्स देता है, तो आप वहाँ से उठाओ उनको और अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करो, है ना। इकोनॉमिक सर्वे जनरली मेंशन सच ग्राफ, इकोनॉमिक सर्वे में भी रहता है ना। अब आपको जो डेटा है, जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, है ना, तो जो मेन डेटा है वो आपको एक जगह नोट करे रहना है। जैसे एनपीए, अब एनपीए का इशू आपको पता है भाई बहुत टाइम से परसिस्टेंट है, तो एनपीए के बारे में आपको डेटा पता होना चाहिए कि भाई पिछले साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कितने लोन एनपीए में गए थे, इस बार कितना है, क्या डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है। अब आपको अगर ये पता है कि पिछले साल कितना था, इस साल कितना है ना, तो मान लो डिक्रीज़ हुआ है, तो ये आप वहाँ चार्ट बना के बता सकते हो कि भाई पहले इतना था अभी इतना है ना, सो इट हैज़ डिक्रीज्ड। इस टाइप से आप वहाँ बना सकते हो। अब एक तो नॉर्मल होगा, एक प्रेजेंटेशन नॉर्मल है कि आप लिख दो कि भाई एनपीए हैज़ डिक्रीज फ्रॉम दिस % टू दिस %, है ना। और दूसरा मेथड ये कि आप ये क्या बोलते हैं, ये हिस्टोरिग्राम बना के ऐसे डिपिक्ट करो। तो किस में ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है ये पॉइंट आपका एग्जामिनर मिस कर दे, बट ये मिस नहीं करेगा क्योंकि ये एक फिगर है, वो दिख रहा है, पैराग्राफ के बीच में दिख रहा है वो चीज़, है ना। तो एग्जामिनर इज़ बाउंड टू गो थ्रू योर दिस फिगर, है ना, जो चार्ट आपने बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है, थोड़ा स्मार्टली आंसर लिखोगे
तो नंबर ज़्यादा मिल पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हेडिंग्स यूज़ करनी है, इलेबोरेट करना है हर हेडिंग को। ये तो बेसिक आंसर राइटिंग का ब्लूप्रिंट है जो मैंने आपको बताया था, है ना। अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हर एक पार्ट को आपको सेपरेटली एड्रेस करना है, हर एक सब हेडिंग लिखनी है और हर एक सब हेडिंग को सेपरेटली एलेबोरेट करना है ना, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आपने हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस किया। ये मैंने पिछले जीएस पेपर की स्ट्रैटेजी में भी बताया था, है ना। मल्टी डायमेंशनल बनाना है आंसर को, हर जीएस पेपर में होता है मल्टी डायमेंशनल बनाना है ना। जैसे मान लो पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर क्वेश्चन है ना, तो पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में जो कैटेगरीज हैं वो सारी आप इलेबोरेट करोगे, हर डायमेंशन से आप टच करोगे कि भाई अगर हम पॉवर्टी जो है उसको हटाते हैं तो हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, या फिर पॉवर्टी का आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि पॉवर्टी का हेल्थ पे क्या इफेक्ट आता है ना। एजुकेशन अगर नहीं मिलती है तो बच्चे जहाँ जाते हैं पॉवर्टी की तरफ, है ना, उनका हेल्थ ख़राब होता है। या फिर अगर पॉवर्टी होती है तो एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है, लिटरेसी कम होती है, लिटरेसी कम होती है तो क्या होता है, लीडर्स कम बनेंगे, लीडर्स कम बनेंगे तो नेशन का ग्रोथ कम होगा, है ना। आप एक साइकिल बना सकते हो ऐसे कि भाई पॉवर्टी अगर इंक्रीज़ करेगी, है ना, तो हेल्थ डिटीरियोरेट कर सकती है, इकोनॉमी डिटीरियोरेट कर सकती है ना, और नेशन की ग्रोथ कम हो सकती है ना। दिस इज़ अ साइकिल, दिस इज़ अ चेन, इस टाइप से बना सकते हो आप डायग्राम वहाँ पे, है ना। तो ये सब आपको खुद से करना है, मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, खुद से करना है आपको ये सब जब पढ़ रहे हो, मतलब जीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इस टाइप की चीज़ें माइंड में रखो कि ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, क्या इसके ऊपर कोई फ्लो चार्ट मैं बना सकता हूँ, या फिर कोई इसके ऊपर मैं कोई साइक्लिक डायग्राम बना सकता हूँ। अगर बना सकते हो तो वहीं एक रफ शीट में, रफ जैसे यूपीएससी की आंसर कॉपी होती है, मैंने आपको बताया कि यूपीएससी की आंसर कॉपी होती है ना, उसी में ही उसी को ही ले लो और उसी को ही डाउनलोड करके और प्रिंट करा के उसी में नोट्स बनाओ। यह सेम जो आंसर शीट है वो हमारी वेबसाइट पे पड़ी है OMR सेक्शन में, है ना। तो वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें यहाँ जो रफ वर्क होता है, ये जो रफ वाला वर्क होता है ना, यहाँ पे बना दो डायग्राम, इन्फोग्राफिक इस टाइप से बना दो कि भाई अच्छा ये मेरे को याद आ गया कि यहाँ पे बन सकता है। तो ये जब आप रिकॉल कर रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे, तो ये साथ में डायग्राम्स भी आप रिवाइज करोगे। तो जब आंसर्स लिखोगे तो उसमें ये सब इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, है ना। ये सब अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो ना, ये नहीं कर पाते बच्चे, ये सब ऐसे इनकॉर्पोरेट करते हो ना तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लिख के ले लो मुझसे, है ना। तो फिर इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, MSMEs के लिए क्या स्कीम आई है, सब सरकार चलाती रहती है ना। तो ये सब स्कीम जो है ये आपको पता होनी चाहिए, एकदम मुंह पे पता होनी चाहिए कि भाई ये स्कीम इसके लिए, ये स्कीम इसके लिए, MSME सेक्टर के लिए ये आई है ना, ये बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए ये आई है, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या स्कीम आ रही है, MG नरेगा हो गया, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या आ रही है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारे मल्टी डायमेंशनल चीज़ें आपको कोड करनी है, और कोड करने के साथ साथ आप गवर्नमेंट स्कीम के एग्जांपल्स भी दे सकते हो सब में, कि स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की ये स्कीम है ना। संकल्प प्रोग्राम चलता है ना, स्किल वो वाला संकल्प प्रोग्राम जिसमें स्किल डेवलपमेंट होता है ना। तो ये सब चीज़ें आप कोड कर सकते हो, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये कैटेगरीज आप मल्टी डायमेंशनल बनाओगे अपने इकोनॉमिक्स के आंसर को तो अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि डेप्थ इंपॉर्टेंट नहीं है आंसर्स में, ब्रेथ इंपॉर्टेंट है। ब्रेथ मतलब कितना पार्ट आप कवर कर रहे हो, कितने अलग अलग डायमेंशन आप टच कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन गोइंग वेरी डीप इनटू वन डायमेंशन, है ना। तो डीप कोई नहीं पढ़ता है, ऊपर ऊपर से सब पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, है ना। तो इसमें आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जब प्रॉब्लम बता रहे हो तो इसमें आप उसकी सोशल प्रॉब्लम्स बताओ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या मेजर्स ले सकते हो, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्या मेजर्स ले सकते हो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। इसके साथ साथ क्या है, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि PYQs आर योर गोल्ड माइन। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQs ही आपको बताएंगे कि प्रिपरेशन करनी कैसे है ना। तो PYQs हमेशा लेके बैठो, कभी भी GS की पेपर प्रिपरेशन कर रहे हो PYQs अपने साथ लेके बैठो, देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, उसी टाइप से ही प्रिपरेशन करो, ठीक है। सिलेबस और PYQ साथ में रहना चाहिए हमेशा, ऑल द टाइम कहीं चिपका लो या अगल बगल जहाँ हो सकता है चिपका लो। ऑल द टाइम आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए पूरा सिलेबस और पूरा PYQs। हमेशा तो नहीं रह सकता पूरा PYQs, बट बुक रखे रहो ताकि रेफ़र कर सको, है ना। तो ये सारी चीज़ें बताइए, ये सारे GS पेपर्स के लिए एप्लीकेबल है ना। हर एक टॉपिक पे आपको 250 वर्ड का प्रिपरेशन करना है। हर एक टॉपिक पे जो मेंस में लिखा हुआ है 250 वर्ड्स का कंटेंट आपके पास रहना चाहिए, तभी आप आंसर्स अच्छे लिख पाओगे, ठीक है। और इसी को ही बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इकॉनमी के जब आप नोट्स बना रहे हो, है ना, तो ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इसको आपको याद रखना है।
जब भी आप इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रहे हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो पहले उसका डेफिनेशन लिखो उस पर्टिकुलर वर्ड का। मान लो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन पे आप नोट्स बना रहे हो, है ना, तो ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन लिख लो, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है। लिबरलाइजेशन पे बना रहे हो तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है ना। कोई फलाना फलाना कोई चीज़ है जिस पे नोट बना रहे हो, रेपो रेट पे बना रहे हो तो रेपो रेट पता होना चाहिए क्या होता है ना। तो इस टाइप से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आंसर स्टार्ट कोट और डेफिनेशन के साथ कर सकते हो हमेशा ही। बाय डिफ़ॉल्ट आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो और उसके साथ साथ आप एक लाइन अपना डेटा भी डाल सकते हो उसमें, है ना। कोड बोल रहा था, सॉरी, डेटा बोल रहा हूँ। तो डेटा भी आप डाल सकते हो उसमें, है ना। पहले डिफाइन कर दो टर्म, उसके साथ डेटा डाल दो, तो परफेक्ट इंट्रोडक्शन हो जाता है ना। तो जीएस जो है आपको उसमें क्या करना है, पहला आपको बता दिया मैंने कि आपको डेफिनेशन हर वर्ड की पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट, न्यूज़ से जो भी डेटा है उससे रेलिवेंट वो आपको रखना है। गवर्नमेंट स्कीम्स उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो आपको उसमें डालनी है अपने नोट में, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, है ना, वो आपको लिखना है। उसके साथ साथ कोई कमेटी आई है क्या इस पर्टिकुलर चीज़, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई कमेटी बनी थी क्या, जैसे एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए क्या कोई पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स थे क्या, है ना, या फिर कोई पर्टिकुलर कमेटी ने कुछ चीज़ एड्रेस करी हो, है ना, वो सब चीज़ें हो गई। या दूसरी डिजिटल करेंसी के ऊपर कुछ बना है क्या, कोई कमेटी बनी है क्या जिसने रिकमेंडेशन दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कोई कमेटी है उसकी 2-3 रिकमेंडेशन आप नोट कर लो। फिर आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो, मतलब कि एज़ पर दिस एंड दिस कमेटी रिकमेंडेशन फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन 1 2 3 लिख दिया आपने। और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दो, है ना, कि क्यों मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप सॉल्यूशंस मेंशन करो, वे फॉरवर्ड बताओ। ये पूरा प्रोसीजर से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, सिस्टमैटिक ढंग से, एक फोकस्ड अप्रोच से आपको नोट्स बनाने हैं, ताकि जब आप मेंस में आंसर लिख रहे हो तो भी इसी टाइप के नोट्स बने आपके। समझ में आ रहा है, तो भी इसी टाइप के आप आंसर्स लिखो, ठीक है। तो इकॉनमी समझ में आ गया कैसे करना है। उसके बाद इकॉनमी के बाद हमारा आता है आगे सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एक ही में मैंने क्लब कर दिया है, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको डेफिनेशंस लिखनी है टॉपिक्स की, जो भी टॉपिक है उसको डिफाइन करना है सबसे पहले, है ना, या फिर अगर उससे रिलेटेड कोई कोट या डेटा है, कोई डेटा है उसको कोट करना है ना। जैसे इन्वायरमेंट के एग्जांपल मैं लूँ तो मेंस के सिलेबस में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का टॉपिक है ना। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, अपने नोट्स में लिख लो उसको, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ईआईए से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में थी क्या, जैसे रिसेंट ईआईए का ड्राफ्ट आया था 2020 का, है ना, जिसको थोड़ा कंट्रोवर्सी में था। तो क्यों कंट्रोवर्सी में था, क्या आया था उस ड्राफ्ट में, ऐसा क्या अमेंडमेंट्स थे पुराने वाले ईआईए से, क्या चीज़ें थी जो मतलब आप समझ रहे हो ना, उसको आपको एनालाइज करना है उस ड्राफ्ट को, कि क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या सॉल्यूशंस लेके आए सरकार उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। तो आपको करंट अफेयर से ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को, तो मतलब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी करंट अफेयर बेस्ड ही आएंगे, बट इन्वायरमेंट को करंट अफेयर से ही करना है ना, काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो मेंस का टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट के, वो जब न्यूज़ में आ रहे हैं तो वहाँ से आपको डेटा लेके अपने मेंस के नोट्स में डालना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो पूरा आपको चीज़ जो है वो एनालाइज करना है, जो भी पर्टिकुलर सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, फिर अपना दिमाग लगाना है उसमें कि भाई मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ में। जैसे आप आंसर्स लिखते हो वैसे ही लिखना है, बट एनालिटिकल साइड में आंसर लिखना है ना। इसके बाद आप मैप्स बना सकते हो इश्यूज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी का मैं एग्जांपल लूँ, है ना, तो सिक्योरिटी में मान लो बॉर्डर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ रहा है ना, तो बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज़ पे अगर क्वेश्चन है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज़ पे अगर क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो, मैप बना सकते हो, है ना। एक मैप बना सकते हो ये बॉर्डर डिस्प्यूट दिखा के कि भाई इंडिया और चाइना में यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, और 5-6 पॉइंट यहीं पे ही लिख सकते हो। ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ 4 पॉइंट लिख सकते हो। इंडिया बांग्लादेश में यहाँ है, यहाँ 4-5 पॉइंट लिख सकते हो। इलीगल ट्रेड रूट्स को आपको बताना है, इलीगल ट्रेड को आपको डिपिक्ट करना है सिक्योरिटी में। तो ओपीएम का जो ट्रेड होता है, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट। वो आप बना सकते हो कि गोल्डन ट्राइंगल है और गोल्डन क्रिसेंट है। जैसे मान लो आगे दिखा देता हूँ मैं, जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी इशू है ना, तो बॉर्डर सिक्योरिटी इशू में आप मैप बना सकते हो। मैप में आप ये दिखा सकते हो कि भाई इंडिया चाइना में यहाँ पे डिस्प्यूट आता है और
बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये सब है, ये सब आप लिख सकते हो यहाँ पे 3-3 पॉइंट, बस मेजर ऐसे पॉइंट, बुलेट पॉइंट, ठीक है। इंडिया और म्यांमार में क्या इशू है, इंडिया बांग्लादेश में क्या है ना, बहुत सारे माइग्रेंट्स आ जाते हैं बांग्लादेश से इधर, है ना, तो ये सब प्रॉब्लम है ना। उसके बाद इंडिया श्रीलंका से क्या है, यहाँ किलिंग हो जाती है, किसकी किलिंग हो जाती है, जो फिशरमैन होते हैं उनकी किलिंग्स हो जाती हैं, है ना। फिर इंडिया पाकिस्तान में क्या है, टेररिज्म है ना, ड्रग्स आती हैं यहाँ से, ओपियम वोपियम का यहीं से सब आता है ना। इंडिया अफगानिस्तान यहाँ पे भी इलीगल ट्रेड यहाँ पे होता है ना। फिर जब आप मान लो इलीगल ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हो तो ये गोल्डन क्रिसेंट बना दिया आपने, है ना, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रहता है, और गोल्डन ट्राइंगल बना दिया जिसमें बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम रहते हैं, है ना। तो ये आप डिपिक्ट कर दो कि भाई यहाँ से जो है इलीगल ट्रेड होता है इंडिया में, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से आपको डायग्राम जो है बनाने पड़ेंगे वहाँ पे अलग नंबर लेने के लिए, ठीक है। कंक्लूजन में आप रिकमेंडेशंस लिख दो किसी कमेटीज़ की, है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये देखो जनरल टॉपिक्स होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी आपको न्यूज़ से ही प्रिपेयर करना है। कोई भी कोचिंग मटेरियल, जो कोचिंग रिलीज़ करती हैं ये मटेरियल, है ना, सिक्योरिटी के, तो आप कहीं से भी ले लो, किसी भी कोचिंग का ले लो, वहाँ से प्रिपेयर कर लो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। इन्वायरमेंट के लिए भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई बहुत हाई फाई टॉपिक नहीं है, तो इसको आपको प्रायर हैंड सब प्रिपेयर करके रहना है। 250 वर्ड आपको लिखने हैं, है ना। NIOS की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में चीज़ें, ठीक है। तो इसमें जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव्स हुए हैं, स्पेशली इन्वायरमेंट के रिलेटेड, है ना, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ है। अभी इंडिया ने अपने नेशनली डिटरमाइंड इंटरनेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को चेंज किया है ना, NDCs को चेंज किया है। तो वो NDCs क्या हैं, अब जो नए वाले आए हैं, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, जो अभी इंडिया ने बोला है कि भाई हम ये कमिट करते हैं अपने आप को कि इतना हम कार्बन सिंक कर देंगे, या फिर इतना रिन्यूएबल एनर्जी ले आएंगे, समझ में आ रहा है ना। वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप आंसर्स में अपने मेन कोड कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड टेक की बात करते हैं। तो साइंस एंड टेक में देखो, साइंस एंड टेक सिंपल रहता है, करंट अफेयर्स बेस्ड ही आता है ये भी, है ना। अब इसमें भी टू मच डेप्थ पे नहीं जाना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है पर सारे साइंस एंड टेक के टर्म्स की। तो जैसे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हो उसी टाइप से थोड़ा थोड़ा इसमें भी सिमिलर ही प्रिपरेशन रहेगा। जितने भी टर्म्स हैं उसका आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए और उसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि वो क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जियो सिंक्रोनस होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में जियो सिंक्रोनस क्या होता है ना, सन सिंक्रोनस क्या होता है, पोलर ऑर्बिट्स क्या होते हैं, PSLV GSLV क्या है, क्रायो इंजन्स क्या हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अगर कोई हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में तो वो क्या हैं। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। कोई इंडिया की कंपनी अगर इस सेक्टर में काम करी तो वो आपको पता होनी चाहिए, है ना, ताकि आप अपने आंसर्स को जनरलाइज ना बनाओ, ताकि आप अपने आंसर्स को अच्छा बनाओ, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल्स क्या होते हैं, मैक नंबर के ऊपर डिफाइंड होते हैं, मैक नंबर क्या होता है ना, उसके बेसिस पे कैसे मिसाइल्स डिफाइन होते हैं, है ना, स्टेल्थ बॉम्बर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, जीन एडिटिंग क्या होती है, mRNA क्या होता है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये सब जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं ये सब आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट सब। कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो लाइडार क्या होता है, लाईफाई क्या होता है, 5G क्या है ना, 5G से लेटेंसी कैसे रिड्यूस हो रही है, लेटेंसी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है अभी न्यूज़ में, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आना ही है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। इसके बारे में भी हम क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, है ना। NFTs क्या होते हैं, है ना, वो सब नॉन फंजेबल टोकन्स क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। मेटावर्स का कंसेप्ट अभी आया है, तो मेटावर्स क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, ये सब के कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ताकि ये चीज़ अगर आए आपके एग्जाम में तो आप सबसे पहले तो डिफाइन करो उस टर्म को। सबसे पहले मतलब जब आंसर स्टार्ट होता है, आंसर अगर आपको स्टार्ट करना आता है तो नीचे लिख लेते हैं हम लोग, मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टार्ट ही अच्छा नहीं होता है तो फिर पूरा आंसर बिगड़ता है। तो स्टार्ट आपको अच्छा करना है। स्टार्ट कैसे अच्छा करोगे, इन टर्म्स को डिफाइन करके कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, मेटावर्स का कंसेप्ट क्या है ना। ये तभी डिफाइन कर पाओगे जब मालूम होगा, है ना। उसके बाद न्यूक्लियर रिसर्च की अगर हम बात करें तो यूरेनियम मैनेजमेंट क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन ब्रीडर रिएक्टर्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद बेसिक अप्रोच की अगर हम बात करें साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस की, आप तो आपको इसमें सबसे पहला डिफाइन करना है टर्म को। मान लो ब्लॉकचेन पे क्वेश्चन आया तो ब्लॉकचेन को आप डिफाइन कर दो, है ना। उसके बाद आप एक फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे ब्लॉकचेन की बात करूँ तो आप फ्लो चार्ट बना दो, दिखा दो। अगर फ्लो चार्ट बन सकता है तो, नहीं बन सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो चार्ट बन सकता है तो
फ्लो चार्ट बना के उसको एक्सप्लेन करो, है ना। न्यूज़ में क्यों थी, पर्टिकुलर क्यों रहती है ये पर्टिकुलर चीज़, वो आप बताओ, है ना। पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस में आप सारी डायमेंशंस को इंक्लूड करो कि भाई हेल्थ सेक्टर में ये है ना, डिफेंस सेक्टर में ये हो सकता है, स्पेस सेक्टर में ये ऐसे यूटिलाइज हो सकती है, अगर यूटिलाइज हो पा रही है, ज़बरदस्ती नहीं डालना है, बट अगर हो पा रही है ना। सोशल सेक्टर में ये यूज़ हो सकता है, इस टाइप से आप बताओ। पोटेंशियल थ्रेट्स बताओ, उस चीज़ से पर्टिकुलर थ्रेट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, है ना। कैसे हम उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, वो सब चीज़ें बताओ। समझ में आ रहा है? इस टाइप से आपको करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो आप कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डेवलप सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो ब्लॉकचेन क्या पूछा है, इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन है कि एक तो पहले पूछा है कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और दूसरा पूछा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बनाने में या डेवलप करने में, है ना। तो आपको आंसर भी दो पार्ट में देना है ना। तो आप एग्जामिनर को ये देखना चाहिए कि पहले आपने ये बताया कि ब्लॉकचेन क्या होता है, उसके बाद आपने ये बताया कि कैसे ये सिक्योर सिस्टम्स को मतलब डेवलप करने में यूज़ हो सकता है। तो आप अगर इसका आंसर लिखोगे तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, ब्लॉकचेन को डिफाइन कर दोगे कि भाई ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉक्स का चेन होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, उनका चेन होता है ना, ऐसे चेन होता है। तो इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको याद कर लेना है कि अ ब्लॉकचेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑफन टाइम्स पब्लिक डिजिटल लेजर कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स दैट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, है ना। ईच ब्लॉक, ये जो हर एक ब्लॉक है ना, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ डेटा एंड अ रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ट्रांजैक्शन, है ना, और ये अगले वाले ब्लॉक से कनेक्टेड रहता है ना। तो जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होता है पर्टिकुलर सिस्टम में तो एक नया ब्लॉक इस चेन में ऐड हो जाता है। इस टाइप से ये ब्लॉकचेन काम करता है। फिर आपको ये बताना है कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो इसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हो कि भाई क्या होता है कि नोड्स होते हैं, है ना, जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और ब्लॉकचेन काम कैसे करता है कि ब्लॉक्स होता है और ब्लॉक का चेन होता है। तो ब्लॉक का चेन मतलब कि हर एक ब्लॉक जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक ब्लॉक है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डेटा होता है और हैश होता है। हैश अगले वाले ब्लॉक का होता है और प्रीवियस ब्लॉक का होता है, मतलब जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन हुआ उसका हैश स्टोर्ड होता है, मतलब ये ब्लॉक पिछले वाले से कनेक्टेड होता है थ्रू अ हैश, और ऐसे ही ये आगे वाले से कनेक्ट होगा थ्रू अ हैश। ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि भाई अब प्रॉब्लम, अब ये सिक्योर सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क है वो सेंट्रलाइज नहीं है। जैसे आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है तो वो सारे बैंक को कंट्रोल करता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने नोड्स होंगे, मतलब नोड्स मतलब जो कंट्रोल कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन को। अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हर एक नोड के पास एक चेन होती है, हर एक नोड के पास एक आइडेंटिकल चेन होती है, और ये जो नया ब्लॉक बनता है ट्रांजैक्शन का वो हर एक चेन में ऐड होता है। तो हर एक चेन वाला जब इसको वेरीफाई करता है इस ट्रांजैक्शन को, तभी वो ब्लॉक नया पूरी ब्लॉक चेन में ऐड होता है और सब में ऐड होता है। हम सबके पास एक एक कॉपी चली जाती है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की। तो इससे छेड़छाड़ करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि आपको हर एक चेन को चेंज करना पड़ेगा। हर एक चेन को चेंज करने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है जो फीजिबल नहीं है। इस वजह से ये जो सिस्टम है वो बहुत ही सिक्योर है और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बनाने में ये यूज़ हो सकता है। ठीक है। फ्रॉड को मेंटेन करने में ये यूज़, मतलब हटाने में ये यूज़ हो सकता है। फिर आप बताओगे कि भाई इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं, क्रिप्टो करेंसी में यूज़ हो सकता है, बिटकॉइन का आप एग्जांपल दे देना इसमें, है ना। फिर बैंकिंग में यूज़ हो सकता है, एसेट ट्रांसफर्स में यूज़ हो सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में यूज़ हो सकता है, ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको बोलते हैं, है ना, वोटिंग में यूज़ हो सकता है, ताकि जो ये बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती है या वोटिंग से वोट्स की मिसमैच हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप एडवांटेजेस बताओगे कि भाई ये बहुत ही सिक्योर है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं चाहिए, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। तो क्या है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक आ जाता है इसमें, सब हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है तभी वो जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है ना। तो सिक्योर है बहुत ज़्यादा सिस्टम, है ना। बट आपको सिर्फ अच्छा तो दिखाना नहीं, आपको ये भी बताना कि चैलेंजेस क्या हैं। तो आप चैलेंजेस में बताओगे कि भाई बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, गीगा टन्स में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर एल्गोरिदम्स पे सब काम करते हैं ये सब, है ना। तो ये जो माइनर्स होते हैं जो ये पूरा पूरा एल्गोरिदम बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज़ करते हैं उस कंप्यूटर्स को, एल्गोरिदम्स को रन करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है ना। एसेट लॉस का ऑब्वियसली रिस्क है, कभी कंप्यूटर पूरा बंद हो गया सब जगह
तो क्या होगा, सारा डेटा चला गया, सारे पैसे चले गए, सब कुछ चला गया, है ना। इलीगल एक्टिविटी में ये यूज़ हो सकता है। कैसे, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं, कोई सेंट्रल चेक है नहीं, है ना। तो क्या हो सकता है कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो सकता है, टेरर फाइनेंसिंग करने में ये यूज़ हो सकता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कोई चेक है नहीं। उसके बाद एनर्जी कॉस्ट बहुत आई है। तो ये सब चीज़ें आप डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हो, है ना। बट हमको एंड हमेशा कैसे करना है, ऑप्टिमिस्टिक नोट में, कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म द वेज वी ट्रांसडैक्ट एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर इन द फ्यूचर। मतलब ब्लॉकचेन वाली जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफॉर्म करेगी जैसे हम इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, आगे आने वाले फ्यूचर में ये उसको ट्रांसफॉर्म करेगी। ऑल्दो देयर आर सर्टेन इशूज़ लाइक एनर्जी कॉस्ट विच नीड टू बी एड्रेस्ड, बट इट कैन रिवोल्यूशनाइज द सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड हेल्प रिड्यूस फ्रॉड्स इन द नियर फ्यूचर। तो इस टाइप से आपको ऑप्टिमिस्टिक एंड में इस क्वेश्चन को एंड करना है। समझ में आ रहा है? इस टाइप से हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को लिखते हैं, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आंसर्स का इंट्रोडक्शन लिखोगे, हेडिंग लिखोगे, हेडिंग के बाद आप पॉइंट्स लिखोगे, उसके बाद दूसरी सब हेडिंग लिखोगे, उसके बाद फ्लो चार्ट वगैरह बनाओगे, फिर एंड में आप वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन से आप अपना आंसर एंड करोगे। जिनको नहीं मालूम है ये ब्लूप्रिंट, ये मैं हर जीएस के लेक्चर में बताता हूँ ये वाला ब्लूप्रिंट, तो ये इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, नहीं तो अपना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा आज जीएस किसका, GS 3 का डिस्कशन, है ना। अगले वीडियो में हम GS 4 को लेके आएंगे, है ना। GS 4 को हम देखेंगे कि GS इथिक्स का कैसे डिकोड करेंगे। इथिक्स का थोड़ा डिफरेंट रहता है बाकी सारे GS पेपर से, क्योंकि बाकी सारे GS के पेपर्स के आंसर जो हैं वो अलग तरीके से लिखे जाते हैं और इथिक्स के आंसर्स जो हैं वो अलग तरीके से लिखे जाते हैं, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। So thank you so much. For more such lectures, you can log on to www.thelaymanway.com. Please leave us a review if you think we are doing great work. Please support us in our journey. Please like, share, subscribe, and also recommend this video to your friends. And आप हमारा CSAT का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच भी चल रहा है CSAT का, जो 1999 रुपीज़ में 75% डिस्काउंट पे चल रहा है। इसमें हम पूरा बेसिक से एडवांस में आपको पढ़ाते हैं, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर ज्वाइनिंग दैट। You can call us at 7724 फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस कोर्स, है ना। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आप कहाँ करोगे, कौन से वेबसाइट पे ईमेल करोगे, जस्ट लेट मी टेल यू, queries QUERIES@thelaymanway.com, है ना, thelaymanway.com, ठीक है। इस पे आप हमको मेल कर सकते हो, है ना। वील रिप्लाई यू इंस्टेंटली, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।